हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की आलोचना। आलोचकों ने जो है विभिन्न आधारों पे संविधान सभा की आलोचना की है। इन आधारों पे चर्चा हम करेंगे। उन्होंने जो है इसके पक्ष में क्या तर्क दिया है उसकी भी बात करेंगे और साथ ही उसकी सत्यता की भी जांच की जाएगी। मेंस राइटिंग के लिए जो है यह टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आप ध्यान से इसको समझेंगे, सुनेंगे। ठीक है। उनके कई सारे आधार हैं आलोचकों के। पहला आधार है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने यह आरोप लगाया कि संविधान सभा जो थी वो प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। यानी प्रतिनिधि निकाय नहीं थी का मतलब क्या है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो पूरी तरह से जनता द्वारा चुने हुए नहीं थे, उनका ये कहना है। पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, कोट करता हूँ कि क्या उन्होंने लिखा है। आलोचकों ने दलीलें दी हैं कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संविधान सभा के मांग को लेकर जब हम बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस बात को कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप जानते हैं कि बंटवारे के बाद से जो है संविधान सभा के 299 सदस्य रह गए, जिसमें जो है 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 70 सदस्य जो है देसी रियासतों के थे। ये जो 229 सदस्य थे ना, इन सदस्यों का निर्वाचन होना था और जो 70 सदस्य थे इन सदस्यों को मनोनीत करना था। तो इस प्रकार से संविधान सभा आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक मनोनीत थी और निर्वाचन भी होना था 229 सदस्यों का। तो किनके द्वारा होना था? तो जो विधानसभा के सदस्य थे वे लोग इनको निर्वाचित करने थे, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना था। जनता के द्वारा जो है डायरेक्ट वोट नहीं करके जो है नहीं करना था। जो जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना था, और वो भी कितनी जनता ने प्रतिनिधियों को चुना था, तो लगभग 10% जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना था। चूंकि 1935 के अधिनियम के तहत जो है 10% लोगों को लगभग जो है वोट देने का अधिकार था। कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पे जो है मताधिकार मिला था। वयस्क मताधिकार नहीं था, लोगों के पास सीमित मताधिकार था। तो 10% लोगों ने ही, 10% जनता ने ही जो है विधानसभा के सदस्यों को चुना था 1937 में जो इलेक्शन हुआ था, और उन्हीं लोगों को अधिकार था कि वे संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे, है ना। तो चूंकि मात्र 10% लोगों ने संविधान सभा को बनाने में सहमति दी, बाकी 90% लोगों की सहमति थी कि नहीं थी, तो आलोचक जो ये आरोप लगाते हैं ना कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, और आधार कहते हैं कि भाई इसका आधार क्या है, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है उनका चुनाव नहीं हुआ था, इसीलिए कहते हैं। तो उनका कहना भी सत्य है, लेकिन जो है इसकी सत्यता क्या, ये जांच करें। आप जानते हैं कि चूंकि संविधान सभा में महिला पुरुष प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, यानी प्रत्येक वर्ग के को प्रतिनिधित्व देने वाले लोग मौजूद थे। 10% लोगों ने ही चुना था विधानसभा के सदस्यों को, और उन लोगों ने जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुना, लेकिन क्या कुछ खास वर्ग को प्रतिनिधित्व देने वाले लोग ही थे कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने वाले लोग थे? तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने वाले लोग संविधान सभा में मौजूद थे। जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय उतनी बड़ी मशीनरी हमारे पास नहीं थी कि हम चुनाव करा सके। आप सब अवगत हैं कि हमारे यहाँ प्रथम चुनाव हमारे देश में 1951-52 में हुआ, और संविधान सभा का गठन भी जो है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, और कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान को मानना भी आवश्यक था। तो मायने ये नहीं रखता है कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था, मायने यह रखता है कि क्या संविधान सभा में प्रत्येक वर्ग के लोगों का, है ना, प्रत्येक समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व था कि नहीं था। तो था। तो जो आलोचकों का यह आरोप है यह पूर्णतः सत्य नहीं है। दूसरा इनका आरोप क्या है? दूसरा आरोप है कि संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रावधानों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोई भी देश जो है संप्रभु कब कहलाता है। संप्रभु, कोई भी देश संप्रभु उस समय कहेगा
कि उस देश के लोगों के द्वारा लिए गए जो भी फैसले हैं उस पर अंतिम निर्णय लेने वाला कोई और व्यक्ति न हो। और आलोचक तो कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी क्योंकि उसका गठन जो है लोगों की इच्छा अनुसार नहीं हुआ था। अब जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार की इच्छा अनुसार हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे, कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे। ये ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री थे और उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था वह ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया प्रस्ताव था और उसी प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। यानी भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीय लोगों की इच्छा अनुसार नहीं बल्कि ब्रिटेन की संसद की इच्छा अनुसार हुआ था, इसलिए जो है संप्रभु निकाय नहीं थी, ऐसा आलोचकों का कहना है। और आलोचकों का यह जो कहना भी जो है लगभग आपको सत्य दिखाई देता है। साथ ही आलोचक ये भी कहते थे कि संविधान सभा जो है बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेती थी। तो उपरोक्त सभी बातें सत्य है, लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार, उसको जब आप पढ़े होंगे तो आप अवगत हैं कि स्वतंत्रता जब हमारे देश को मिल गई उसके बाद से मतलब जो भी नियम उन लोगों ने बनाया था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसका कोई भी नियम भारत के लोगों के लिए बाध्यकारी नहीं रहा। अर्थात आज़ादी के बाद से जो है भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु निकाय हो गई। भले ही जो है संविधान सभा का गठन आज़ादी के पूर्व हुआ, लेकिन संविधान सभा जो है संविधान बनाने का मुख्य कार्य आज़ादी के बाद की। आप जानते हैं कि संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, उस समिति का क्या नाम था? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान सभा के लोगों ने मई 1949 में अपने मन से जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रमंडल किन देशों का समूह है? राष्ट्रमंडल वैसे देशों का समूह है जो कि कभी न कभी ब्रिटिशर्स के उपनिवेश रहे हैं। तो हमने अपने स्वेच्छा से ग्रहण किया, ना कि हमारे ऊपर किसी का दबाव था। हमने अपनी इच्छा से राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की, अपने हिसाब से हमने संविधान बनाया। बहुत सारे उपबंधों को अपने संविधान सभा के सदस्यों ने जो अपने इस आधार पर लिया, तो इस पर किसी का कोई भी दबाव नहीं रहा। तो यह कहना जो है सर्वथा सत्य नहीं है कि संप्रभुता का अभाव दिखाई देता है संविधान सभा के ऊपर। उसके बाद से आलोचकों का अगला आरोप है कि समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्णय में जरूरत से ज्यादा समय ले लिया। उनका कहना है, उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। निराजुद्दीन अहमद जो है संविधान सभा के एक सदस्य थे, तो उन्होंने जो है इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने कहा कि अपवहन समिति, प्रारूप समिति को उन्होंने अपवहन समिति कहा। ठीक है, तो ये उनका अपना तर्क है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, लगभग जो है 3 साल का समय लगा। और अमेरिका के संविधान को बनाने में 4 माह का समय लगा। और अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है। जिस समय अमेरिका का संविधान बना उस समय जो है अन्य कोई उदाहरण मौजूद नहीं था। तो यह बात तो सत्य है भाई कि अपने देश के संविधान को बनाने में ज़्यादा समय जो है संविधान सभा के सदस्यों ने लिया, लेकिन क्या उन लोगों ने समय की बर्बादी की? तो यह कहना जो है गलत है। उन्होंने समय की बर्बादी नहीं की, संविधान सभा के सदस्यों ने समय का सदुपयोग किया। 60 देशों का संविधान पढ़ा गया और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों से जो है भारत की तुलना नहीं की जा सकती। भारत में भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता जितनी है उतना अन्य देशों में नहीं है। कदम कदम पे विविधता दिखाई देता है अपने देश में। और इन सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए एक संविधान बनाने में 3 वर्ष का समय ज्यादा नहीं हुआ। यदि अमेरिका में भी इतनी विविधता होती तो उसको 3 वर्ष से ज्यादा समय लग जाता, क्योंकि वहां अमेरिका का जब संविधान बन रहा था तो अन्य कोई उदाहरण मौजूद नहीं थे। तो यह कहना उचित नहीं है कि संविधान सभा के सदस्यों ने जो है इतना ज्यादा समय लेकर समय की बर्बादी किया। नहीं,
मतलब संविधान सभा के सदस्यों ने समय का सदुपयोग किया और दुनिया का सबसे बृहद, सबसे सुंदर संविधान जो है बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। अगला जो है आरोप लगाया जाता है आलोचकों के द्वारा कि संविधान सभा के ऊपर कांग्रेस का प्रभुत्व दिखाई देता है। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ एक है ग्रेनविल ऑस्टिन, इनका नाम आता है। उन्होंने टिप्पणी किया कि संविधान सभा जो है एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ऐसा जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी किया था। ठीक है, आइए इसकी सत्यता की जांच करते हैं। संविधान सभा के निर्माण के समय आप जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो कांग्रेस थी। कांग्रेस की जनता में ज्यादा पैठ थी। 1937 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय जो है कांग्रेस ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की हुई थी और स्वाभाविक सी बात है कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करना था, तो संविधान सभा में इसके ज्यादा सदस्य होंगे। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक कांग्रेसी थे? तो कतई नहीं। उनके विचार भी कांग्रेस से नहीं मिलते जुलते थे। संविधान सभा की जो सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, क्या प्रारूप समिति के सभी सदस्य कांग्रेसी थे? तो नहीं। उसमें के.एम. मुंशी को छोड़ दिया जाए तो अन्य जितने भी लोग थे वे कांग्रेसी नहीं थे। भले वे कांग्रेस के मन से जीत कर आए हों या अन्य सदस्य जो समितियां थी उनके सदस्य जीत के आए हों, फिर भी जो है कांग्रेस से अधिक प्रभावित नहीं थे। संविधान भी में कहीं भी जो है ऐसा प्रावधान नहीं मिला या नहीं आपको मिलेगा कि एक धर्म, एक विशेष वर्ग या एक दल को जो है मजबूती प्रदान की गई हो। संविधान सभा द्वारा कृत कार्य जो है पार्टी हित से ऊपर उठकर है। इसीलिए यह कहना कि संविधान सभा कांग्रेस की सभा थी, यह क्या है? गलत है। यहां कांग्रेस का प्रभुत्व तो नहीं दिखाई देता है। यदि कांग्रेस का प्रभुत्व दिखाई देता है तो कांग्रेस ऐसी प्रावधान कर देती कि एक दलीय व्यवस्था ही रहता है इस देश में, जैसे चाइना वगैरह में दिखाई देता है। उसके बाद से जो है आलोचकों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और राजनीतिकों का प्रभुत्व दिखाई देता है। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और राजनेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार व उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। ऐसा जो है जो आलोचक हैं वे आरोप लगाते हैं। आलोचक जो इस बात को कह रहे हैं कि संविधान सभा में ज्यादातर लोग वकील थे, ज्यादातर लोग राजनेता थे, क्या यह बात सत्य है? तो हाँ, सत्य है। वहां ज्यादातर लोग वकील थे, राजनेता थे, लेकिन इसमें कोई आलोचना की बात कहां खड़ी होती है? भाई, राजनेता चुनाव जीत कर नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप किसी भी काम को कर रहे हो, जब से आपने जो है नॉमिनेशन दाखिल किया आप राजनेता बन गए। मैं एक शिक्षक हूं, मैं नॉमिनेशन दायर करूं, मैं नेता बन गया, राजनेता बन गया। कोई वकालत कर रहा है, उसने नॉमिनेशन दायर किया, वह राजनेता बन गया। और चूंकि संविधान बनाने का कार्य करना था, संविधान एक विधिक दस्तावेज था, तो फिर वहां वैसे लोग जीतकर जरूर जाएंगे जो कि विधि के ज्ञाता हो, और वकील वहीं पढ़ते हैं, विधि की जानकारी उन्हें होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां जो है वकील ज्यादा से ज्यादा पहुंचने चाहिए। एक किसान जाके कैसे विधि बनाएंगे? एक व्यवसायी जाके कैसे विधि बनाएंगे? और भी आरोप लोग लगाते हैं कि इसमें वकील बहुत ज्यादा थे, इसीलिए जो संविधान की भाषा ज्यादा जटिल रख दिया उन लोगों ने। एक एक आर्टिकल ऐसे हैं जिनको आम आदमी को पढ़कर समझ पाना संभव नहीं है। वकीलों ने इसलिए ऐसा किया कि भाई जो है उनको समझने के लिए लोगों को वकीलों के पास जाना पड़ेगा और उन्हें मोटी फीस देनी पड़ेगी। तो इस तरह से आलोचकों के द्वारा जो है आरोप लगाया जाता है। क्या यह सत्य है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, भाषा तो जटिल है, लेकिन जो है बहुआयामी चीजों को लिखने के लिए शब्दों का जटिल होना स्वाभाविक है। जब जो है आपको एक ही वाक्य में कई सारी चीजों को रख देना होगा, लिखना होगा, तो जगह जगह कॉमा और तमाम तरह की चीजों का प्रयोग होगा, जटिलता वहां दिखाई देगी। तो संविधान बनाने वालों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि भाई आप हम उसको जटिल बनाएं ताकि लोग जो है हमारे पास पहुंचे और हमें मोटी फी दे। ऐसी कोई मंशा नहीं थी। तो यह आरोप लगाना उचित नहीं है, है ना। फिर अगला है कि आरोप लगाते हैं कि हिंदुओं का प्रभुत्व
कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड जो विस्काउंट हैं ने इसे जो है हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार जो है विंस्टन चर्चिल भी क्या कहते हैं कि संविधान सभा में संविधान सभा ने भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। चर्चिल जिस तरह का आरोप लगाते हैं विंस्टन चर्चिल, तो आइए इसको देखते हैं। संविधान सभा में हिंदू ज्यादा थे, ये तो बात सत्य है, लेकिन हिंदुओं का प्रभाव था, हिंदुओं का प्रभुत्व था, यह कहना जो है सत्य नहीं है। संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व था, प्रभाव था, यह बात गलत है। क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आप जानते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था और समानुपातिक प्रतिनिधित्व से हुआ था। और चूंकि यहां हिंदू आबादी अधिक है तो हिंदुओं का अधिक संख्या में चुनकर संविधान सभा में जाना एक निश्चित घटना थी, एक स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन क्या संविधान सभा में अन्य धर्म या समुदाय के लोग नहीं थे? बिल्कुल थे। वहां पे संविधान सभा में मुसलमान भी थे, सिख भी थे, पारसी भी थे, महिलाएं भी थी, प्रत्येक धर्म और वर्ग के लोग मौजूद थे वहां पे। इसलिए यह कहना कि सिर्फ हिंदू थे यह गलत है, या हिंदुओं का प्रभाव था यह गलत है। हाँ, हिंदुओं की संख्या अधिक थी और संविधान सभा पर हिंदुओं का प्रभाव भी नहीं था, क्योंकि संविधान पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं भी किसी एक धर्म के प्रति झुकाव नहीं है। भले ही हमारे प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है बाद में जोड़ा गया, लेकिन संविधान की बनावट ही ऐसी है कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा गया है, सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया गया है। हमसे ही अलग होकर पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बना, वे पंथ निरपेक्ष नहीं रह सके, लेकिन भारत की संविधान सभा ने अब जो है अपने संविधान में सभी धर्मों को बराबर महत्व देकर इस देश को जो है पंथ निरपेक्ष बनाया। संविधान में कहीं भी हिंदुओं के लिए विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। तो यह कहना कि संविधान सभा पर हिंदुओं का प्रभाव था गलत है। संविधान सभा में किस धर्म किस समुदाय के लोग कितने थे यह मायने नहीं रखता है। उन्होंने संविधान बनाया और उस संविधान में सभी धर्मों के लोगों को समान दृष्टि से देखा गया, ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से आलोचक जो है अपनी बात को रखते हैं और उनका खंडन आप कैसे करेंगे, इसको क्लियरली आप जो है राइट कर लेंगे कॉपी में, और कुछ 2-3 बार स्टडी करने से आप चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।